जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 आप अपनी इनकम के टर्नओवर के स्टेटस के हिसाब से दोस्तों लगा रहे होंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है आप अपनी नॉर्मल आईटीआर नहीं लगा सकते हैं। आपकी अगर टर्नओवर जिसे कि सेल बोलते हैं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, आपकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है, हालांकि सर्विस 50 की जगह 75 तक भी जा सकते हैं, टर्नओवर 2 करोड़, 3 करोड़ और 10 करोड़ तक भी जा सकते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कितनी टर्नओवर क्रॉस होने पर आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप आईटीआर 3 का फॉर्म फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आईटीआर 3 का फॉर्म फाइल करेंगे उससे पहले आपकी टैक्स ऑडिट करेंगे। इसमें फॉर्म 3CD भरा जाता है। अगर आप एक अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट हैं या कोई टैक्स प्रोफेशनल है, आप एक बिजनेसमैन है या आप एक स्टूडेंट है, आपको पता होना बहुत जरूरी है जब एक ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है उसके अंदर क्या क्या भरा जाता है। 1 से लेकर के 44 यानी कि 44 पॉइंट यहाँ पे होते हैं। किस पॉइंट्स के अंदर क्या क्या सूचना आपसे मांगी जाती है, क्योंकि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे से उसको भर देंगे, आपकी कोई कमी नहीं निकालेंगे, तो इनकम टैक्स वाले भी आपको नोटिस नहीं भेजेंगे। वहां पर कुछ ऐसी रिपोर्टिंग कर दी जाती है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पे आपको पता है स्वतंत्र होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ऑडिटर, तो जो उसको लगेगा वो वहां पे लिख दिया जाता है। तो अगर आपने भी ये जानना है कि फॉर्म 3CA और 3CB इन दोनों में से एक प्लस फॉर्म 3CD की ऑडिट को कैसे भरा जाता है, कौन से कॉलम में क्या क्या डेटा आता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, 44 पॉइंट को अगर डिटेल के अंदर जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी ये वीडियो हो जाएगी, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है कि इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया जाए। फिर भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट के बारे में, क्योंकि टैक्स ऑडिट का फॉर्म काफ़ी भारी भरकम और काफ़ी लंबा होता है, जिसके अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा फॉर्म 3CD को भरा जाता है, जिसके अंदर 44 पॉइंट होते हैं, जो हम एक एक पॉइंट को पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ में ही फॉर्म 3CA या 3CB इन दोनों में से एक जाता है। ये तो मैंडेटरी होता ही होता है, और इसमें से या इसमें से इन दोनों में से एक फॉर्म आपको देना पड़ता है। फॉर्म 3CD के साथ में अगर आपकी किसी और एक्ट के अंदर ऑडिट नहीं हो रही है तो फॉर्म 3CB जाएगा, और मान लीजिए किसी और एक्ट में भी, जैसे कि कंपनी एक्ट वगैरह में आपकी ऑडिट हो रही है, तो फॉर्म 3CA प्लस फॉर्म 3CD जाने वाला है। आपको पता होगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जिसको कि असेसमेंट ईयर हम 25-26 भी बोलेंगे, इस के अंदर अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या काफ़ी सारी और भी कंडीशंस होती हैं, अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर के आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ते हैं। उसके बाद में ही आप अपनी आईटीआर 3 का फॉर्म है भर पाते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म 3CB मैंने आपको बताया, फॉर्म 3CD और 3CB के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म 3CB ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये सिंपली एक पेज के इर्द गिर्द होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अपने लेटर हेड पर बना करके देने वाले हैं। यहाँ पे उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म का नाम और नीचे लिखा आ जाएगा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उस चार्टर्ड अकाउंट का नेम, एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, मेल आईडी आ जाने वाला है। यहाँ पे दोस्तों एक रूल दिया गया है, और ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट बहुत जल्दी आपको 2025 देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ ए पर्सन रेफर्ड इन क्लोज, ये वाले क्लोज के अंदर जिसकी टैक्स ऑडिट होने वाली है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3CB फॉर्म के अंदर आई या वी हैव एग्जाइम द बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपको पता होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट और P&L अगर ये दो चीज़ें ढंग से आपकी बन जाए तो लगभग बुक्स ऑफ अकाउंट आपके बन जाते हैं। 1 अप्रैल 24 से 31/3/2025 ऑफ, यहाँ उस फर्म का नाम आ जाएगा जिसकी आपने ऑडिट करनी है, उसका एड्रेस आ जाएगा और उसका पैन नंबर आ जाएगा। ये फिर से बोलते हैं, हम सर्टिफाई करते हैं कि बैलेंस शीट और P&L जो इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है उसके हिसाब से ही आपने ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाए हैं। वी रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स, डिस्क्रिपेंसी या इनकंसिस्टेंसी, कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजमेंट की होती है। हम तो सिर्फ अपना यहाँ पे ओपिनियन, अपने जो हमारा व्यू है वो दे रहे हैं। हमने अपना बेस्ट किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से, इस तरह से ये लिख देंगे। फिर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्सप्लेनेशन जो हमें दी, जो हमें बेस्ट नॉलेज में मिला, हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट इन्होंने दी उसके हिसाब से ही हमने अपना ओपिनियन दिया है। और ये बोलते हैं इन ओवर ओपिनियन
ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें जो मिली है उसके हिसाब से ट्रू एंड फेयर है, बिल्कुल सही बही खाते हैं इनके। और बैलेंस शीट 31/3/25 की P&L अकाउंट है, इन सभी को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट में क्वालिफिकेशन डालनी पड़ती है। क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि इस ऑडिट के अंदर हमें क्या क्या कमियां मिली है और उसकी क्या क्या डिटेल हमने यहाँ पे दी है। इस कमियों की लिस्ट को आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेम, उनका FRN नंबर होता है, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद में मेंबरशिप नंबर होता है MRN, मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे किस जगह पर बैठ करके उस ऑडिट को साइन किया है, वो डेट, और यहाँ पे ये प्लेस है। एक यूडिन जारी होता है दोस्तों, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। मान लीजिए 25 से किया है और उस मेंबरशिप नंबर उसका 1 2 3 4 5 6 है। इसके बाद में कुछ अक्षर और होंगे, अल्फा न्यूमेरिक होता है। जब तक आप ये यूडिन जारी नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपकी ऑडिट अधूरी है, और ये चीज़ें आपको सारी देख लेनी है। अब मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा था, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कमियां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट में निकाल सकता है। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है दोस्तों, लंबी चौड़ी और भारी भरकम, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है, ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच इज़ द बेस्ट ऑफ माई या ओवर नॉलेज एंड बिलीफ वर नेसेसरी, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, हैज़ नोट बीन प्रोवाइडेड। अब दोस्तों इसमें क्या लिख दिया है कि हमने उस व्यक्ति से बैलेंस शीट मांगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा, टैली का डाटा मांगा, बीजी का डेटा मांगा, हमने इससे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे, हमने इससे GST का यूजर ID पासवर्ड मांगा, इसने हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो हम इसकी ऑडिट तो फिर उस हिसाब से ही करेंगे। पहली तो कमी ये निकाल सकता है। फिर है अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो एग्जम्प्ट इनकम थी सेक्शन 14A के अंदर, वो हमें असरटेन नहीं हुए, पता नहीं लग पा रहे हैं। क्रेडिटर्स जो MSME होते हैं उनकी अनसर्टेन नहीं किया गया है। आपको पता होगा 45 दिन 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है, और इन्हें हमने ढंग से इसने बताया ही नहीं हमें कि ये क्रेडिटर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं। डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू वेरीफाई द रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस। रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस क्या होती है दोस्तों, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपने किसी को इंटरेस्ट दिया है, जैसे कि जिस पर TDS वगैरह कटना होता है, फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर्स की 56.2 के अंदर, वो नहीं पता लग पा रही है, GP रेशियो असर्टेन नहीं है, फाइनेंशियल जिस हिसाब से प्रिपेयर किए हैं, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिमांड रेज्ड, रिफंड इशूड। ये दोस्तों फॉर्म 3CD के अंदर एक पॉइंट होता है कि इस व्यक्ति की कोई पहले ऑलरेडी डिमांड आई हुई है, तो उसको भी हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। अदर्स के अंदर जाकर के बहुत तरह की क्वेरीज आपको लगता है कि इन लिस्ट में नहीं है, तो आप जो भी आपको लगता है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके अंदर लिख सकता है। प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस जो है वो सर्टेन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कई बार बुक्स ये जो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। इसके अलावा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट है कि हम 3CD को ढंग से बना पाएँ, वो उसने मेंटेन ही नहीं करके रखी है। प्रॉपर स्टॉक नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा ओपनिंग स्टॉक है, फिर परचेज है, फिर सेल है, और जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्या करते हैं, प्रॉफिट को सेट करने के लिए अपना क्लोजिंग स्टॉक सेट कर लेते हैं। रिकॉर्ड जो नेसेसरी थे कि ये पर्सनल नेचर के हैं या बिजनेस के हैं, यही नहीं बता पा रहे हैं हमें। रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए वेरिफिकेशन के लिए, पेमेंट थ्रू अकाउंट पे चेक, वो भी सफिशिएंट डेटा नहीं है। रिपोर्ट ऑफ ऑडिट कैरिड बाय एक्साइज डिपार्टमेंट ने, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई ऑडिट इनकी की है, वो भी हमें इन्होंने नहीं दी है। TDS की रिटर्न को हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट से 24Q 26Q ये सारे के सारे फॉर्म हैं, इन्होंने ढंग से नहीं भरे हैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन मैंने आपको बताया, 31/3/25 को जो इनका स्टॉक पड़ा था उसका वैल्यू कॉस्ट पर ले रहे हैं, मार्केट पे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। और यील्ड परसेंटेज है जो वेस्टेज की, ये मैन्युफैक्चरिंग के केस में होता है, ये हमने नहीं बताया है। तो इतनी सारी कमियां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन की लिस्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डाल देगा, तो ये जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी ही रिपोर्ट माना जाता है कि आपकी सॉलिड है, आपने इसका ढंग से डेटा चेक किया है। लेकिन असेसी के लिए ये चीज़ खतरनाक हो सकती है, इनकम टैक्स को इसकी खबर चली जाएगी कि इसने बहुत ज़्यादा कमियां बुक्स ऑफ अकाउंट में छोड़ रखी है। इसके बाद फॉर्म 3CD, दोस्तों मैंने आपको बताया 3CB का फॉर्म हमने अभी देखा, अब 3CD का फॉर्म देखेंगे जिसके अंदर 44 पॉइंट होते हैं जो एक एक करके आपको इस रूल के माध्यम से भरने होते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसके दोस्तों पार्ट A एक तो ये होता है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये देखिए पार्ट B भी यहाँ पे होता है।
पार्ट ए के अंदर यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे। उसके बाद में 44 जो होते हैं 9 से लेकर के 44 वो पार्ट बी में आ जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, क्योंकि सवालों की बौछार यहाँ पे आपके पास होने वाली है, नेम ऑफ द असेसी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर पी है, मतलब आपका नाम राम है, तो यहाँ पे नाम राम आ जाएगा। और अगर आपकी कंपनी दोस्तों राम एंड कंपनी है तो अलग बात है। अगर आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर एफ यानी कि फर्म है तो आपकी यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। आपका पूरा एड्रेस जो आपके जीएसटी में था, इसके बाद आपका पैन नंबर यहाँ पे आ जाने वाला है। अब दोस्तों 4 नंबर के अंदर आपसे सवाल पूछा जाएगा, वेदर द असेसी इज लाइबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स तो होता है डायरेक्ट टैक्स, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी अगर है तो उसकी डिटेल हमें दो। तो नीचे हमने यस कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इस व्यक्ति के पास राजस्थान का टिन नंबर था जो कि राजस्थान का था और ये नंबर था। इसके बाद जीएसटी नंबर इसका है, ये यहाँ था। इसके अलावा कोई भी और इनडायरेक्ट टैक्स का रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टेटस दोस्तों आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर बता देगा। अगर आपका ये पी है तो इंडिविजुअल आ जाएगा, एफ है तो फर्म आ जाएगा, सी है तो कंपनी आ जाएगा, एच है तो एचयूएफ आ जाएगा। तो हमारे केस में पार्टनरशिप फर्म है। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल की ऑडिट कर रहे हो दोस्तों, इसे फाइनेंशियल ईयर भी बोला जा सकता है। 1/4/24 से 31/3/25 और इसका असेसमेंट ईयर आगे वाला आपको पता होता है 25/26। इंडिकेट द रेलेवेंट क्लोज ऑफ सेक्शन 44AB कि ये व्यक्ति ऑडिट क्यों करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि इसको ऑडिट करवाने की जरूरत थी। ये रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। वेदर द असेसी हैज ऑप्टेड 115 BAC दोस्तों आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। और यहाँ पे आपने अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाना है जहाँ पे 7 लाख तक टैक्स फ्री है तो यहाँ पे ऑप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्ट आउट आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों 8 नंबर पॉइंट में हमने देखा था ये व्यक्ति अपनी ऑडिट क्यों करवा रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्लोज जो होता है टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट इन द बिजनेस एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ये रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर सेक्शन 44AB का ए है, ये कहता है प्रोविजो वेयर एग्रीगेट कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट। इसके अलावा दोस्तों 2 करोड़ तक आप 44AD में जा सकते हो, 3 करोड़ तक 44AD में जा सकते हो, 95% से ज़्यादा अगर आपकी जो ट्रांजैक्शंस है अदर देन कैश में है। इसके अलावा 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी 95% से ज़्यादा कैश के अंदर नहीं आती है तो आपके लिए ये जो है प्रोविजन का सेक्शन है लागू हो जाएगा। ग्रॉस रिसीट इन प्रोफेशन एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट दोस्तों 50 लाख से ज़्यादा एक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इस लिस्ट में आ जाएगा। 44AE ट्रक वाले, 44BB और BBB ये डीम्ड इनकम से कम प्रॉफिट दिखाते हैं तो यहाँ आ जाएगा। 44ADA दोस्तों प्रॉफिट अगर मान लीजिए आपकी 40 लाख रुपए की रिसीट है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको 20 लाख का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस सेक्शन में ऑडिट करानी पड़ेगी। आपकी 90 लाख रुपए की सेल है, सरकार कहती है इसका 8% 7,20,000 रुपये प्रॉफिट दिखाओ, लेकिन आप तो कहते हो मेरा 2 लाख ही प्रॉफिट है तो आपका सेक्शन 44AD4 में आ जाएगा। इसके अलावा किसी और अदर लॉ के अंदर आपने ऑडिट करवानी है दोस्तों तो आपका ये लास्ट वाला सेक्शन आ जाने वाला है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने हिसाब से आपका रीजन है सेलेक्ट कर लेने वाले हैं। तो दोस्तों 8 नंबर पॉइंट के अंदर हमने इनको बता दिया कि हमारी जो रीजन की ऑडिट क्यों हो रही है और हम 115 BAC में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब आपका पार्ट बी सेलेक्ट होता है, इफ़ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पार्टनर। दोस्तों अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो ये सिंपली नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम आ जाएगा और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। आप कहते हैं इस पार्टनरशिप के अंदर कुछ चेंज हुआ है क्या? चेंज हुआ है तो आपको क्या डालना पड़ेगा? पहले इसका 30-70 था, अब इसका 50-50 आ गया है। ये कब से हुआ है? ये देखिए दोस्तों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के केस में आने वाला है। अब बात करते हैं 10 नंबर के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये व्यक्ति क्या काम करता है? एक से ज़्यादा काम भी कर सकता है। मेरी किराना की भी शॉप है, मेरी ऑनलाइन बिजनेस की भी शॉप है, मैं और भी काम कर सकता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों होलसेल के अंदर होलसेल करता हूँ, जनरल कमीशन एजेंट भी हूँ, अदर मैन्युफैक्चरिंग भी हूँ, हो सकता है मैं F&O भी करता हूँ, मैं इंट्राडे भी करता हूँ और इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस मेरे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ। तो जितना भी काम आप करते हैं वो सारा का सारा इसमें ले लेंगे। अब दोस्तों ये बोलता है कि कोई बिजनेस में आपने चेंज किया है, पहले आप इंट्राडे करते थे, अब आप किराने का काम करने लग गए, तो बिजनेस सेक्टर सब सेक्टर ये आपको डालना पड़ेगा।
अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रिस्क्राइब। सेक्शन 44A के अंदर आपको अगर बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है तो यहाँ पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी ऑडिट हो रही है तो ऑडिट किसकी होती है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की होती है। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपने बनाए हैं तो आप कौन कौन से बुक्स बनाते हो दोस्तों, परचेज की लेजर, सेल्स के लेजर, कैश बुक, जर्नल बुक, लेजर बुक, ये सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनाने होते हैं। अगर आप बनाते हो, ये देखते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपने मेंटेन किए हैं तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पड़े हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों अगर आपका काम कोई अकाउंटेंट करता है और वो अपने ही जगह पर बिजी के अंदर, टैली के अंदर डाटा रखता है तो आपको उसका प्लेस देना है। अगर आप अपने ऑफिस वगैरह में रखते हो तो आपको वहाँ का एड्रेस दे देना है। ये देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया और क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट आप बनाते हैं वो यहाँ पे आ चुका है। अब ये देखिए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एग्जाइम्ड, यहाँ पे आपको डालना है कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट आपने चेक किए हैं, तभी तो आप इसकी ऑडिट करेंगे। 12 नंबर पॉइंट में वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड एनी प्रॉफिट, दोस्तों प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर सेक्शन 44AD, ADA, AE इसका कोई प्रॉफिट आपका आ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने ऑडिट ITR 3 भरनी है तो आप प्रिजम्पटिव में नहीं जा सकते हैं, उसके अंदर भी जा सकते हैं। कौन से सेक्शन में कितनी अमाउंट है ये आपको डाल देनी है। अब दोस्तों 13 नंबर में मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, दो तरह की अकाउंटिंग का मेथड होता है। जब पैसा आएगा तो उसको इनकम मानेंगे, जाएगा जब खर्चा मानेंगे। लेकिन ऑडिट में क्या होता है, आपने खर्चा कर दिया, चाहे आपका पैसा गया या नहीं मिला, अगर इनकम कर दी चाहे पैसा आया या नहीं आया, तो ये मर्केंटाइल सिस्टम होता है। फिर ये बोलते हैं इस मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कोई चेंज किया है आपने, चेंज किया है तो क्या क्या फ़र्क, कितना प्रॉफिट बढ़ा या घटा है यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है क्या प्रॉफिट की, यहाँ आ जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आपका फॉर्म जो 13 नंबर पॉइंट का F है ये होता है ICDS। आपको पता होगा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, इनकम कंप्यूटिंग एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड होते हैं कि आपकी इनकम कैसे कंप्यूट हुई है और कैसे आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो। तो ICDS के अंदर कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है ये आपके अपने फैक्ट लिख सकते हैं। आप इसको नोट्स के अंदर भी रेफर कर सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, दोस्तों आप अपने स्टॉक को कॉस्ट पर लेते हैं या फेयर मार्केट वैल्यू पर लेते हैं, इसको आप चेंज तो नहीं करते हैं, ये आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन का अगर आपका काम है तो उसकी डिटेल डालने नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब आपने सेल कर दी, पैसा आया या नहीं आया, एक्यूरल बेसिस पर आता है या कैश बेसिस पर आता है, ये लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं बोरोइंग कॉस्ट, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में आपने उसको दिया या नहीं दिया, एक बार उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको अकाउंट फॉर कर लेंगे। टेंजिबल असेट के अंदर दोस्तों डेप्रिसिएशन किस रेट पर आपका लगना चाहिए, एडिशन डिलीशन 30 आपको पता होगा 180 दिन से कम या ज़्यादा ये सारा होगा। गवर्नमेंट की कोई ग्रांट मिलती है तो उसकी डिटेल डाल लें। प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट है तो उसकी यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। 14 नंबर में दोस्तों मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या होता है, यहाँ आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया, यहाँ परचेज आ गया, यहाँ आपकी सेल आ गई और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और इनका जो फ़र्क होगा ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट को घटाने बढ़ाने के लिए स्टॉक में हेर फेर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेथड देना पड़ेगा कि 31 मार्च 2025 को जो आपका स्टॉक था उसको वैल्यू कैसे किया आपने, रॉ मटेरियल था या फिनिश गुड था, उसको कॉस्ट पे किया या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे किया, या दोनों में से जो कम है ये आपका सेम का सेम चलने वाला है। अगर आपका वैल्यूएशन का मेथड है ये चेंज हुआ है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम बढ़ गया या प्रॉफिट आपका घट गया ये आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद 15 नंबर पॉइंट के अंदर गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप एक प्रॉपर्टी के डीलर हैं, आपके पास 5 मकान पड़े थे और आप अब उसकी क्या है ट्रेडिंग करने लगे, तो आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या कब कन्वर्ट किया, कब खरीदा था, कितनी कॉस्ट थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे देनी है। 16 नंबर पॉइंट में दोस्तों अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने अकाउंट क्रेडिट ही नहीं की। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, इंटरेस्ट, एग्रीकल्चर इनकम यहाँ डाल देते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। द आइटम फॉलोइंग थी तो आपकी बिजनेस की इनकम, लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाई। परफॉर्मा क्रेडिट, ड्रॉबैक, रिफंड था कोई भी आपका इस तरह का, तो उसको भी आपको यहाँ पे दिखाना
दिखाना था। इसके बाद में दोस्तों एस्केलेशन क्लेम एक्सेप्ट, जो कोई क्लेम आपका आया, कोई एनी अदर इनकम आई, कोई कैपिटल रिसीट आई जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में लेनी थी लेकिन आपने नहीं ली, तो उसकी डिटेल आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी फॉर्म 3CD के पॉइंट नंबर 16 में करनी पड़ेगी। वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन अडोप्टेड वैल्यू जो थी अथॉरिटी की, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है दोस्तों, उससे कम में कोई आपने प्लांट एंड मशीन, ये जो बिल्डिंग थी लैंड की, तो क्या प्रॉपर्टी की डिटेल है, कितना कंसिडरेशन है और उसकी DLC रेट क्या थी, रिमार्क कौन सी कंट्री, कौन सा एड्रेस था, ये डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है दोस्तों। पर्टिकुलर ऑफ डेप्रीशिएशन 18 नंबर के अंदर क्या होगा, कोई भी आपकी फिक्स असेस्ट है, प्लांट एंड मशीनरी पर मान लीजिए 15% है, इनटेंजिबल असेस्ट पर 25% है, फर्नीचर पर 10% है, कंप्यूटर लैपटॉप पर 40% है। कितना ओपनिंग था, कितना आपने परचेज कर लिया, कितना सेल कर दिया, कितना क्लोजिंग और कितना डेप्रीशिएशन रह गया है, ये देखिए। कितना डिस्क्रिप्शन था, क्या रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, कितनी वैल्यू थी, कितनी एडजस्टमेंट की, इसके बाद एडिशन और डिलीशन, वो प्रॉपर्टी नई खरीदी या बेची। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे नीचे डेप्रीशिएशन अलाउएबल, क्योंकि डेप्रीशिएशन आपका फॉर्म 3CD के अंदर अलग हो सकता है और आपका ITR ऑडिट के अंदर अलग हो सकता है, तो इसका भी ध्यान देना है। 19 नंबर में अमाउंट एडमिसेबल अंडर सेक्शन, यहाँ पे आपका कौन से सेक्शन में जो P&L में अमाउंट आपने डाली थी और ये एडमिसेबल है प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, वो यहाँ पे आ जाने वाली है। अब बात करेंगे 20 नंबर पॉइंट की, एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉई एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विस रेंडर्ड वेयर सच वाज अदरवाइज पेबल टू हिम प्रॉफिट और डिविडेंड, मतलब किसी कर्मचारी को आपने प्रॉफिट और डिविडेंड के तौर पर कोई बोनस या कमीशन दे दिया है, उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। डिटेल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉई ऑफ वेरियस फंड आ जाएगा यहाँ पे। 21 नंबर के अंदर दोस्तों प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के कोई अंदर ऐसी खर्च इनकम थी वो डेबिट कर दी, वो कैपिटल में जानी थी या कि दोस्तों वो खर्चे में जानी थी। आपका खर्चा कैपिटल में था, पर्सनल में था, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर था, तो एक्सपेंडिचर की कैपिटल की कितनी थी, पर्सनल की कितनी थी, एडवर्टाइजमेंट की कितनी थी। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई क्लब वगैरह एंट्रेंस वगैरह की फीस थी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब, ये सारी की सारी खर्चे हैं, वो अमाउंट और रिमार्क यहाँ पे आ जाएगी। एक्सपेंडिचर फॉर एनी अदर पर्पज, जो ऑफेंस था दोस्तों, अपराध का खर्चा था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में डाल रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं डालना है। इसके अलावा कोई पेनल्टी, कोई फाइन आपने भरा और P&L में डाल दिया, कोई कंपाउंड फीस थी, कोई ऑफेंस था, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट्स वेदर फॉर्म टू पर्सन नॉट कैरिंग ऑन ए बिजनेस, किसी को ये बिजनेस नहीं करना है आपने और ये आपने पैसा उसको दिया, ये सारी की सारी आपकी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आ जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अमाउंट इन एडमिसेबल अंडर सेक्शन 40A एज पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, को कोई पेमेंट करते हो दोस्तों तो उसका TDS काट कर ही देनी होती है। तो क्या पेमेंट थी, कितनी नेचर था, उसका पैन नंबर, आधार नंबर, कंट्री वगैरह आ जाएगी। ये कहता है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, लेकिन आपको पता होगा TDS किसी खर्चे पर काटना होता है, तो जब तक आपको उसकी क्लेम नहीं मिलती, जब आप उसको TDS को जमा नहीं करा देते हैं। इसके अलावा सेम टू सेम कहानी दोस्तों, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, या तो TDS आपने किसी का काटा ही नहीं, काटा तो उसको जमा नहीं करवाया, तो ये सारा का सारा यहाँ पे आपको इनएडमिसेबल हो जाने वाला है। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन उसको ड्यू डेट से पहले ITR की, क्योंकि क्या होती है 30 सितंबर तो ऑडिट की होती है और दोस्तों 31 अक्टूबर ITR की लास्ट डेट होती है। अगर ना बढ़े तो ये हो सकता है इस बार बढ़ने के चांसेस हैं, तो भी आपका ये इनएडमिसेबल हो जाने वाला है। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच लेवी इज नॉट डिडक्टेड, को लेवी डिडक्ट करनी थी, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच लेवी डिडक्ट तो कर ली लेकिन उसको ITR की ड्यू डेट से पहले नहीं भरा है। इसके अलावा कोई भी फ्रिंज बेनिफिट के टैक्स थे या इस तरह का वेल्थ टैक्स का था, रॉयल्टी का था, कोई भी सैलरी पे करनी थी आउटसाइड इंडिया में या NRI को, लेकिन उस पर TDS नहीं काटा, तो आपका वो खर्चा भी डिसअलाउ हो जाने वाला है। पेमेंट PF की करनी थी, वो आपने नहीं की, डिसअलाउ हो जाएगा। और परक्यूजिट वगैरह थे दोस्तों, अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, ये आपको पता होगा पार्टनरशिप फर्म के मामले में ये 21C को यहाँ पे डालना है कि आपने इंटरेस्ट दिया, सेक्शन 41 दिया, डेबिट कितना किया P&L में, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए, और ये एज पर पार्टनरशिप डीड लिखना है, और 1 लाख का 1 लाख एडमिसेबल है, इन एडमिसेबल 0 हो जाएगा। कोई डिसअलाउ थी डिमांड इनकम टैक्स की, वो आपके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से 40A3
आपको पता होगा दोस्तों, कैश के अंदर पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं 10,000 रुपये से ज़्यादा। अगर एक ट्रांसपोर्टर है तो 35,000 रुपये से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको रूल 6DD देखना पड़ेगा। आपको सारे के सारे पैसों को आपके बैंक अकाउंट से ही देना है। कैश में कोई ज़्यादा एंट्री की है तो उसकी यहाँ पे आ जाएगी, कब पेमेंट की, क्या नेचर, क्या अमाउंट था, और इसके अलावा ग्रेचुटी जो थी, इसके अलावा कोई और भी कोई सम पेबल था जो अलाउ नहीं होना था, पर्टिकुलर ऑफ एनी लाइबिलिटी जो कंटीजेंट थी, वो सारी की सारी दोस्तों यहाँ पे आ जाने वाली है। अब सबसे खतरनाक सेक्शन है, इस क्लोज है जो आपके फॉर्म 3CD का, ये है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसेबल। आपको पता होगा MSME से कोई पैसा देना है तो उसको 15 दिन के अंदर दो, नहीं तो बैंक टाइम के 3 गुना का ब्याज भी मिलेगा और वो आपको लगेगा, और P&L के अंदर उस खर्चे को आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पे तो ऊपर वाले पे तो आ गया, जो इंटरेस्ट आपने पे किया MSME वालों को टाइम से ना देने के कारण वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपका सम रिक्वायर्ड टू बी पेड माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को वो आपने दिया या नहीं दिया। आपको पता होगा अगर एक मैन्युफैक्चरर है या एक सर्विस प्रोवाइडर है और 31/3/25 को उसका कोई भी बैलेंस है, 15 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट है तो भी 45 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई केस है तो आपका वो सारा का सारा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा, और जिस साल आप उसकी पेमेंट करेंगे तब आपको वो अलाउ होने वाला है। पर्टिकुलर दोस्तों 23 नंबर पॉइंट में पेमेंट टू रिलेटिव आता है, स्पेसिफाइड पर्सन। मान लीजिए एक बाप ने अपने बेटे को जॉब पर रख लिया और उसको वो क्या करता है 1 लाख रुपए महीने का देता है, लेकिन वो बेटा उसका 10,000 के लायक भी नहीं है, या उससे बढ़िया बंदा आपको 10,000 में मिल जाएगा, तो बाकी का 90,000 उसका डिसअलाउ हो जाएगा। तो पेमेंट टू रिलेटिव को कोई स्पेसिफाइड पेमेंट दी है। इसके बाद अमाउंट डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन अंडर सेक्शन 32AC 32AD, ये अमाउंट अगर आपकी यहाँ पे कोई आती है तो 32 इसके अंदर डाल देना है। दोस्तों 44 पॉइंट में से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सही से तो 10 से 15 पॉइंट ही आपको अच्छे से समझ लेने हैं, क्योंकि बार बार वही रिपीट होते हैं एक टैक्स ऑडिट में। इसके अलावा 25 नंबर पॉइंट के अंदर एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। 26 नंबर में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर्ड इन सेक्शन 43B, जिसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग फर्स्ट डे के अंदर कोई लाइबिलिटी थी, लेकिन वो पहले अलाउ नहीं थी प्रीवियस ईयर में और अब अलाउ हो गई है। उन्होंने पेड कर दी है ड्यूरिंग द ईयर, या पेड नहीं की है, पिछले साल पेड कर दी है तो इस साल अलाउ हो जाएगा, नहीं की है तो डिसअलाउ हो जाएगा। और इनकड किया कोई प्रीवियस ईयर में क्लोज है दोस्तों 43B के अंदर, आपको मैंने बताया था, अगर उसको आपने ITR की ड्यू डेट से पहले कोई खर्चा था, मान लीजिए आपने कोई TDS काट लिया, GST भरना था, तो आपको उसको अगर ITR भरने से पहले भर दोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, नहीं तो आपका उसके अंदर अलाउ हो जाने वाला है। पॉइंट नंबर 27 के अंदर अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडेड सैनवेट जिसे बोलते हैं, उसका कोई आपने चार्जेस यहाँ पे, क्योंकि ये वैट के अंदर होता था दोस्तों, कई प्रोविज़न बहुत पुराने हो चुके हैं तो ये भी आपके ज़्यादा काम का नहीं है। 28 नंबर पॉइंट था, इसको इस साल से ओमिट कर दिया है, मतलब डिलीट कर दिया है। 29 नंबर पॉइंट था, इसको भी ओमिट कर दिया है। कहने का मतलब जो 44 पॉइंट थे दोस्तों, इसमें से 2 आपके घटा दिए हैं, यहाँ पे 42 रह गए हैं, और शुरू में 8 तो वैसे ही आपके बेसिक चीज़ें होती हैं, तो आपके दोस्तों यहाँ पे लगभग 34 ही पॉइंट हैं, वो भी ज़्यादा पेचीदापन वाले नहीं हैं, क्योंकि हम एक एक करके उसको डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 29 का जो ए है, वेदर द अमाउंट इज़ टू बी इंक्लूडेड एज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसके अंदर 56(2) का जो सेक्शन होता है, अदर सोर्स की कोई इनकम आ रही है तो यहाँ डालेंगे। वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड एज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ 56(2) के अंदर यहाँ आ जाएगी। पॉइंट नंबर 30 में डिटेल ऑफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी, या कोई भी अमाउंट आपकी ड्यू होती है, वो आपको पता है हुंडी वगैरह पहले पुराने ज़माने में चलती थी, तो 30 के अंदर तो आपका कोई ज़्यादा डेटा नहीं आएगा, 30A के अंदर भी ज़्यादा डेटा नहीं आएगा। वेदर प्राइमरी एडजस्टमेंट कोई ट्रांसफ़र प्राइसिंग का आपको पता होगा, TP का हुआ है, इनकी ITR की ड्यू डेट भी थोड़ी सी 1 महीने के लिए ज़्यादा होती है। 30B के अंदर बोलता है वेदर द असेसी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस सेक्शन के अंदर होता है, यहाँ आ जाएगा।
अब दोस्तों 30C के अंदर भी आपका सेम टू सेम कोई आपने ऐसा जो आपने कोई इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया वो यहाँ आ जाएगा। 31A काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार काम आता है। पर्टिकुलर ऑफ ईच लोन डिपॉजिट और अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड, सेक्शन 269 SS बोलता है 20,000 रुपये से ज़्यादा किसी व्यक्ति से आप कैश के अंदर लोन नहीं ले सकते। आप बिजनेस करते हो, बहुत बार पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप क्या करते हो दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन लेते हो। ऐसा लोन जिसकी कोई गारंटी नहीं है, आप दो या ना दो, लेकिन आपको उसको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मिस्टर ए से लिया। मिस्टर ए कहाँ के रहने वाले हैं, मिस्टर ए का पैन कार्ड, उसका आधार नंबर, कितनी अमाउंट आपने लोन ली, मान लीजिए 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए 31 मार्च से पहले ख़त्म कर दी थी, वापस दे दिया था तो स्क्वेयर्ड अप यस आएगा, नहीं तो नो आ जाएगा। और कितना मैक्सिमम था, मान लीजिए उसने लाख करके आपने उसे 4 बार ले लिए 4 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख आ जाने वाला है। अब दोस्तों ये पूछता है वेदर जो लोन डिपॉजिट लिया था, चेक से लिया था, ऑनलाइन लिया था, UPI लिया था, इसके अलावा उसका कोड क्या है, जो नेचर क्या है उस ट्रांजैक्शंस का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए एक व्यक्ति की ऑडिट हो रही है और इस ऑडिट के अंदर इसने 15 लाख रुपए मिस्टर ए से लिए थे। अब 15 लाख रुपए ए से लिए थे तो इनकम टैक्स वाले इस ए के पैन कार्ड के आधार पर उससे भी पूछ सकते हैं कि तूने ABC लिमिटेड को 15 लाख रुपए दिए थे, तेरे पास ये पैसा कहाँ से आया था। तो बहुत सारे केस में ऐसा हमारे दोस्तों हुआ है। अब बात करते हैं 31B की, पर्टिकुलर ऑफ ईच स्पेसिफाइड सम इन एक्सीडिंग दिस लाइन, जो 269 SS के अंदर जो भी लोन आपने एक्सेप्ट किए वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है C के अंदर आपने रीपेमेंट की है, ये देखिए पर्टिकुलर ऑफ ईच पेमेंट मेड एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट जो है आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। 31C के अंदर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर ऑफ ईच रीपेमेंट ऑफ लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांसेज है, जो आपने रीपे किया तो किसको पे किया, क्या एड्रेस था, क्या पैन नंबर, क्या आधार नंबर, कितनी रीपेमेंट की, कितना मैक्सिमम बैलेंस उसका रहता था, चेक से दिया, ऑनलाइन दिया, कैसे दिया, ये आपका यहाँ पे आ जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 32 नंबर पॉइंट में डिटेल ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, कोई पुराना लॉस था आपको पता होगा, बिजनेस का लॉस है 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो और डेप्रिसिएशन को तो अनलिमिटेड टाइम के लिए ले जाते हो। तो सीरियल नंबर, कौन से साल का, कितना लॉस है, कितना आपने रिटर्न में दिखाया है, ये सारा डेटा आपका पॉइंट 32 में आएगा। पॉइंट 32 के अंदर दोस्तों वेदर द चेंज किया है क्या कुछ शेयर होल्डिंग का कंपनी में, नोट एप्लीकेबल हो जाएगा। वेदर द असेसी इनकर्ड एनी स्पेकुलेटिव लॉस, दोस्तों आपको पता होगा इंट्राडे का जो भी लॉस होता है ये आपका स्पेकुलेटिव आता है। और इसने कोई लॉस रेफर किया सेक्शन 73A का, कोई कंपनी थी उसका स्टेट ऑफ कंपनी का जो डीम्ड कैरिंग कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस था, यहाँ आ जाएगा। तो ये लगभग आपके केस में नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 33 दोस्तों आपको पता होगा ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम है, और न्यू में तो वैसे ही 7 लाख माफ़ है। ओल्ड के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो चैप्टर 6A के अंदर 80C 80D और बहुत तरह की छूट दोस्तों यहाँ पे आपको मिलती है। सेक्शन 10 की भी बहुत सारी छूट है, तो कौन से सेक्शन की कितने अमाउंट की क्या छूट लेनी है पॉइंट नंबर 33 में आ जाएगा। इसके बाद में 33 नंबर पॉइंट में सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ डिडक्शन अगर कोई है जो आपकी चैप्टर 6A के अंदर आती है, मैंने बताया। 34 नंबर में वेदर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट, आपका TDS किसी ने काटना था दोस्तों आपको पता होगा 1 करोड़ से ज़्यादा की सेल है या 50 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी कोई सर्विस है तो आपको आपकी पिछले साल अगर है तो मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आपकी ये लिमिट क्रॉस कर रही थी, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको TDS काटना था, आपको पता होगा। सैलरी का आपको 775 के बाद में, या अलग अलग TDS के रूल हैं और TDS के जो लिमिट्स हैं दोस्तों 1 अप्रैल से तो ये बदल भी गई हैं, तो आपको TDS काटना था। तो सबसे पहले तो आप अपना 10 नंबर दो, सेक्शन मान लीजिए 194H में काटा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रोकरेज था, कितनी अमाउंट आपने दी, मान लीजिए 1 लाख रुपए दी, इसमें से 90,000 पर काटना था और 90 पर आपने काट लिया। मान लीजिए 1% आपने काटना था तो आपका 900 रुपये काट लिया, और कितना कम काटा कितना नहीं काटा ये सारा का सारा डेटा आपका TDS से रिलेटेड आ जाएगा। इसके बाद में जो आप क्या TDS की कोई स्टेटमेंट भरते हो क्या, 10 नंबर फॉर्म 26Q 24Q वगैरह कब भरना था, कब भरा, लेट भरा तो कितनी लेट फीस वगैरह भरी, ये सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसे पूछा भी है वेदर द असेसी ने जो कोई इंटरेस्ट वगैरह पे किया है क्या, पे किया है तो उसका 10 नंबर कितना अमाउंट पे किया, डेट कब थी पेमेंट की, ये डाल देंगे। 35 नंबर पॉइंट में
बहुत सारे लोग दोस्तों इसको इग्नोर करते हैं। अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न हैं, आपके 5 आइटम्स हैं, तो उनकी डिटेल डालनी है। मान लीजिए आइटम का सबसे पहले तो नाम, मान लीजिए हमारा ये नाम है और हम इसको क्विंटल्स में, केजी में, ग्राम्स में, नंबर्स में कैसे बेचते हैं। शुरू में हमारे पास इतना था, इतना और ले लिया, इतना बेच दिया, इतना स्टॉक रह गया। कई बार हमारे पास शॉर्टेज हो जाता है या डाटा एक्सेस आ जाता है हमारा, तो वो सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास 10 आइटम हैं तो इन 10 आइटम का 50 आइटम है तो 50 आइटम्स का ये डेटा आपको यहाँ पे फीड करना है। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं तो दोस्तों रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट और आपका यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं बाय प्रोडक्ट, इनका भी डेटा यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि आपकी बढ़िया से यहाँ पे क्वांटिटी मेंटेन हो जाए, कल को डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दिक्कत वगैरह आपको ना आए। पॉइंट नंबर 36 में वेदर द असेसी हैज रिसीव्ड अमाउंट नेचर ऑफ डिविडेंड, जो आपका 222E के अंदर दोस्तों डीम्ड डिविडेंड आता है, वो अगर आपको कोई मिला है तो आपका यहाँ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 36B में वेदर एन असेसी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर का अगर मिला है 222F में कितने रुपए मिले हैं, ये सारा यहाँ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 37 के अंदर वेदर एनी कॉस्ट ऑडिट वाज कैरिड आउट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब दोस्तों कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट वगैरह करते हैं, ये लगभग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर आती है। तो इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन, डिसएग्रीमेंट, क्या मैटर था, क्या वैल्यू थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 38 के अंदर दोस्तों वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में, ये भी दोस्तों एक्साइज ड्यूटी तभी लगती है जब आप इस तरह का काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, अगर उसकी डिटेल है तो आपको डालनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 39 वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड सेक्शन 72A है फाइनेंस एक्ट 1994 का, क्योंकि वैल्यूशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस है, अगर है तो उसकी डिटेल, उसकी डिसक्वालिफिकेशन, डिसएग्रीमेंट है, वो सारी आपको यहाँ पे डाल देनी है। पॉइंट नंबर 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब आप क्या करोगे, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप सेल करते हैं, सेल के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या ग्रोस प्रॉफिट जो कि जीपी होता है, इसके बाद खर्चे निकालने के बाद नेट प्रॉफिट जिसे कि एनपी बोलते हैं, स्टॉक होता है और इसके बाद मटेरियल कंज्यूम होते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मान लीजिए अभी आपका साल 24-25 चल रहा है, उसका डेटा यहाँ आ जाएगा। इससे पहले 23-24 का डेटा आपका यहाँ पे आ जाने वाला है। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ रुपए की सेल हुई है और आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे 10% जीपी आ जाएगा। अब मान लीजिए 8 लाख का नेट प्रॉफिट आया है तो 8% ये आ जाएगा। 1 करोड़ में 50 लाख का आपके पास स्टॉक पड़ा है तो 50% यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही पिछले साल का आ जाएगा। दोस्तों इनकम टैक्स की स्क्रूटनी जब आती है तो लगभग जीपी और एनपी रेशियो को भी वो चेक करते हैं कि आपका ये प्रॉफिट, आपका ये ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट घट क्यों रहा है। अगर घट रहा है तो आपका ये दोस्तों ऑडिट के अंदर, स्क्रूटनी के अंदर आने के चांसेस रह जाते हैं। तो मेक श्योर करें जीपी और एनपी के रेशियो को ढंग से मेंटेन करें। प्लीज़ फर्निश द डिटेल ऑफ डिमांड या रिफंड इशूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर एनी टैक्स लॉ। दोस्तों जीएसटी के अंदर डिमांड आई थी, इनकम टैक्स के अंदर आई थी, कोई सर्विस टैक्स के अंदर, एक्साइज ड्यूटी के अंदर, किसी भी सेक्शन में, किसी भी एक्ट के अंदर आपकी कोई डिमांड आई थी, कौन से साल की थी, क्या नेचर था, कौन से स्टेट की थी, कितना डिमांड, कितना रिफंड आया, उसकी डेट क्या थी, कितनी अमाउंट थी, क्यों आया, इनकी डिटेल भी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। क्योंकि टैक्स ऑडिट सिर्फ दोस्तों नाम से ही नहीं हो जाती है। इस बार से तो आपको पता होगा आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये भी आपको यहाँ पे 25 के देने हैं, यहाँ पे 24 के देने हैं, तो 2 सालों का डेटा साइमल्टेनियसली आपका चलने वाला है। पॉइंट नंबर 42 वेदर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट फॉर्म 61A या 61B। तो इनकम टैक्स की आइडेंटिफिकेशन नंबर, कौन सा फॉर्म था, कब भरना था, कब भरा और इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये 42 में आ जाने वाला है। पॉइंट नंबर 43 वेदर द असेसी और इट्स पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इज लाइबल टू फर्निश द रिपोर्ट। जो आपका जो 286 के 2 के अंदर आने वाला है दोस्तों सब सेक्शन में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। पॉइंट नंबर 44 दोस्तों अगर आपको पता होगा 40 लाख से ज़्यादा की सेल है, 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस है, तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, अगर आपने कोई भी माल परचेज किया, कोई भी खर्चा किया और एंटिटी जो रजिस्टर्ड थी, रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन आपने जीएसटी की जो भी खर्चे किए उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो इस 44 नंबर पॉइंट को भी आपको लाइटली नहीं लेना है। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर,
दोस्तों आपने परचेज P&L के अंदर खर्चे किए, मान लीजिए 100 रुपये के कर दिए हैं। अब ये कहता है रिलेटिंग टू द गुड्स एंड सर्विस जो कि GST से एग्जम्प्ट थे। मान लीजिए हमने मिल्क लिया, पेट्रोल लिया, जो भी लिया वो 100 रुपये में से हमने यहाँ पे 10 रुपये का ये ले लिया ऐसा आइटम जो GST से एग्जम्प्ट था। अब ये बोलता है रिलेटिंग टू द एंटिटी फॉलोइंग अंडर कंपोजिशन वालों से हमने मान लीजिए 20 रुपये का माल ले लिया। इसके अलावा हमने रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड के अंदर मान लीजिए 70 रुपये का माल हमने B2B का लिया, तो हमारा ये टोटल पेमेंट जो है रजिस्टर्ड एंटिटी को कितनी की, 70 और 20 90 रुपये की, और जो 10 रुपये की है ये बिना रजिस्टर्ड एंटिटी को किए, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है आपने अपने अंदर जो भी माल को ख़रीदा, पेमेंट की, परचेज की, आपने किसी को पेमेंट की, तो वो आपको अलग अलग ब्रेकअप देना पड़ेगा। तो जैसे ही दोस्तों आप 44 पॉइंट्स आप या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट डाल देंगे, नीचे फिर से उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेम, फर्म का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, FRN नंबर, वो पार्टनर या प्रोपराइटर का नाम, उनकी मेंबरशिप नंबर, किस जगह पर बैठ करके उस फॉर्म को साइन कर रहे हैं, उनका डेट, उनका प्लेस आ जाएगा। तो दोस्तों हर एक पेज के ऊपर ये 44 नंबर जो है, जैसे मान लीजिए 10, 15, 14, 20 पेज की ये रिपोर्ट होती है, तो हर एक पेज पे उन CA के साइन होंगे। इसके अलावा जो आपकी बैलेंस शीट होती है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, माल बनाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और नोट्स ऑफ अकाउंट है, जो अकाउंट्स के नोट्स हैं, इन सभी की सभी डिटेल को आपको यहाँ पे भर देना है। क्योंकि ITR की ड्यू डेट है आज की तारीख में तो 30 सितंबर है, और पूरे चांसेस हैं ये आगे बढ़ जाएगी, और 1 महीने का टाइम आपको आगे ITR भरने का दिया जाता है। टाइम से टैक्स ऑडिट नहीं देते हैं। तो दोस्तों टर्नओवर का 0.5% यानी कि 98% या 1.5 लाख रुपए विच एवरेज लोअर की पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन हमने अभी तक नहीं देखा है 8 सालों में कि किसी AO ने किसी फर्म को ये पेनल्टी लगाई हो कि आपने अपनी जो है टैक्स ऑडिट टाइम से क्यों नहीं कराई थी। लेकिन फिर भी आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, और कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको ऑडिट से रिलेटेड चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।